हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके आज हम जो समरी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छी तरह से हमने लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे जो रेगुलेशन होता है। मेडुला वाली पोर्शन में हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी रिदम जो है सेंटर जो है प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली जो है इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में जो मेनली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एक और होता है जो कि पॉन्स रीजन में होता है, जिसमें कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि वो भी अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से मिलकर जो है अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। और हमारे पास कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, जिसके थ्रू जो हम जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन आयंस के रिलेटेड, काफ़ी जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है ये वाला एरिया भी। इस तरह से हमारे पास अलग अलग रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि आयोटिक आर्क को कैरोटिड आर्टरी के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्हें ये अच्छी तरह से हमने जो है समझा था क्या होते हैं कैरोटिड आर्टरी, आयोटिक आर्क, ये सारी चीज़ें। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को जो है चेंज कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी थी। सो आई आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हमने जो है डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जिसमें अस्थमा पढ़ा था, जिसमें कि काफ़ी जो है डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जिसकी किसकी वजह से होता है? क्योंकि इन्फ्लामेशन रहती है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में फूल जाती हैं। और उसके बाद जो है एम्फाइसीमा में क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है एल्वेलाई की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफ़ी जो है घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा फिर मेनली हमारे पास कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम हो जाएगा। मेन कोज क्या है इसका? सबसे ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें जो कि ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पे रहते हैं, बिल्ड इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो है अलग अलग काफ़ी सारी जो है धूल मिट्टी होती है, उसको चीज़ों के टूटने से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। प्रोलिफरेशन ऑफ जब फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफरेशन मतलब बन जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज इस तरह से। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो आई आपको क्लियर हुई होंगी। आज हम आगे एक बार जो इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट है जो कि समरी है। समरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले यही लिखा हुआ है समरी में, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। Cells utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसको जो है जो तोड़ के जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या निकलता है? CO2 निकलता है, ऑक्सीजन CO2 निकलती है, और जो है हमारे पास CO2 निकलती है, H2O निकलता है, और जो हमारे पास एनर्जी निकलती है, एनर्जी ATP की फॉर्म में निकलती है, जिसमें से जो CO2 होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, जो कि हमें बाहर निकालनी होती है बॉडी से। इसलिए जो है ये हमारे पास जो है मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, जिसके थ्रू हम जो है CO2 जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो ये हमने सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में, जो CO2 वो बाहर निकल जाती है और O2 अंदर आ जाती है। Animals have evolved different mechanism for transport of oxygen to the cells and from the removal of carbon dioxide from there। हमारे पास जो एनिमल्स के पास जो मैमल्स हैं उनके पास अलग अलग जो है जो भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है सेल्स तक, या फिर उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, जैसे स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स हो गए, उनमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन पाया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन पाया जाता है। इंसेक्ट्स हो गए, उनके पास जो ट्रैकियल ट्यूब्स जो इस तरह से जो पाई जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स हो गई। गिल्स होते हैं जिसके पास फिशेज हो गई, जैसे उनके पास क्या होते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिनके पास लंग्स होती है उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं वो। और जो जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, जैसे फ्रॉग्स हो गए, वो जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। सबसे पहले We have well-developed respiratory system comprising two lungs and associated with passage to perform their function। हमारे पास जो है ह्यूमन के पास हम अपनी बात करें तो हमारे पास जो है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या होती है? दो लंग्स होती है, जिसमें कि अलग अलग जो आपके एल्वेलाई जो है पाए जाते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमने जो है ऑर्डर पढ़ा था किस तरह से जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से जो है एयर आती है, फिर नेजल चैम्बर में, फिर उसके बाद इंटरनल लेयर्स में जाती है, नेजोफेरिंग्स, उसके थ्रू लैरिंग्स के थ्रू जाएगी, जिसके पास जो एपिग्लोटिस जो है पाया जाता है, जो कि बंद हो जाता है जब हमारे फूड को एंट्री को जो है प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री, ताकि जो है ट्रैकिया में ना हो। उसके बाद ट्रैकिया में, फिर उसके बाद हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई आएंगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी। तो ये सारा ऑर्डर हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद हमारे पास जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद हमारे फाइनली जो है उसमें खुलेंगी एल्वेलाई में, जो है हमारे पास जो है खुल जाएंगी एल्वेलाई, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जिसमें जो है ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होगा। ये सारी जो हमने ऑर्डर पढ़ा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी थी उसमें। उसके बाद हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे जो रेस्पिरेशन, उसमें जो मेनली जो 5 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है।
द फर्स्ट टेस्ट क्या होता है उसमें, रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक टेकन इन एंड एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपायरेशन। मतलब क्या हो गया इसका कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेप जिसमें क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ऑक्सीजन है, वो अंदर ले जाती है, जैसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जो एल्वियोलाई में एयर बड़ी होती है, मतलब CO2 होती है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो गया, एक्सचेंज करना O2 और CO2 का बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो है O2 का CO2 का जो है इनका एक्सचेंज करना। उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैसेज थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड के थ्रू जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद क्या था, जो है ऑक्सीजन इनका जो एक्सचेंज करना O2 CO2 का किसके थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, वहाँ पे एल्वियोलाई के बीच में था, एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में था। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि O2 है, वहाँ पे CO2 को हम दे रहे थे, यहाँ पे CO2 दे रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और टिश्यू का जो एक्सचेंज करना। और लास्ट स्टेप क्या था, इसको यूटिलाइज करने लगा ऑक्सीजन को, सेल्स जब यूटिलाइज कर देते हैं हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन आर दी अदर स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व। ये सब सारे जो है स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 5 स्टेप्स रेस्पिरेशन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, हमने जो अच्छी तरह से पढ़े थे सारे स्टेप। उसके बाद हमने जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो कैसे होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें जो है इंटर जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है इन्वॉल्व होती है नॉर्मल ब्रीदिंग में, और जो IICM होती है वो आपकी फोर्सिबल जो है ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है, फोर्सिबल फोर्स लगा के हम करते हैं, छोड़ते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं या फिर लेते हैं। लेकिन EICM नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है, जो नॉर्मली हम ब्रीद कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ा था डायफ्राम हो गया हमारे पास, और EICM होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जो आपका डायफ्राम वो फ्लैट हो जाएगा डोम शेप से, और जो EICM मसल्स है वो जो है क्या करेंगे, रिप उसमें जो है रिप्स और स्टर्नम जो है अपवर्ड मूव करेंगी, आउटवर्ड मूव करेंगी, और अपवर्ड भी मूव करेंगी, अपवर्ड भी करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट शेप होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। और अगर मान लीजिए जो आपका मतलब होता है ऐसा, मान लीजिए नहीं, EICM जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिप्स और स्टर्नम जो है अपवर्ड आउट मूव करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी कौन सी डायरेक्शन में, डोर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, हमारा एम पूरा हो जाएगा और एयर जो है अंदर आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर बाहर का जो है कम होना चाहिए और वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए अंदर की, इसलिए तभी जो हमारे पास इंस्पायरेशन होगी। उसके बाद एक्सपायरेशन में सब कुछ जो है नॉर्मल कर देंगे, वापस से डायफ्राम क्या हो जाएगा, जो है रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप वापस से बन जाएगा, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। और जब EICM की बात करें, EICM भी क्या होगा, रिलैक्स होंगी वो मसल्स भी, रिप्स और स्टर्नम जो है अब जो है अंदर की तरफ और जो है नीचे की तरफ जो आ जाएंगी, वॉल्यूम जो है इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, हमारा एम पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा चाहिए एक्सपायरेशन करने के लिए, वॉल्यूम कम चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैरी आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स, प्रेशर जो हम ग्रेडियंट्स को क्रिएट करते हैं बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एनवेलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकोस्टल्स होती है हमारे पास मसल्स होती है, स्पेशलाइज मसल्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स, IICM EICM मैंने आपको भी बताया, और डायफ्राम होता है जो कि मेनली रोल जो है डायफ्राम का होता है, मैक्सिमम 75% रोल डायफ्राम का ही होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है, जो प्रेशर ग्रेडियंट जो हम क्रिएट करते हैं, मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जो हमें इंस्पायरेशन के दौरान जो है प्रेशर जो है कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपायरेशन के दौरान जो है प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम होनी चाहिए। तो प्रेशर जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एनवेलाई के अकॉर्डिंग जो है इसमें मेंटेन कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिव कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल जो है सिग्निफिकेंस। हमारे पास जो भी जो एयर हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उनके वो जो है अलग अलग जो है एस्टिमेटेड हम लगा सकते हैं, कितनी हम ले रहे हैं, कितनी हम छोड़ रहे हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, पायरोमीटर के थ्रू, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। हमने अलग अलग जो हमने पढ़ी थी जो वॉल्यूम्स, अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ी थी, टाइडल वॉल्यूम जो कि 6000 से 8000 जो है ml पर मिनट होती है, हमने पढ़ी थी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमने पढ़ी थी 2500 से 3000 तक, और जबकि ERV होती है जो कि एक्सपायर करते हैं हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, ये 1000 से लेके 1100 ml तक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर से, जो PYQs में काफ़ी क्वेश्चन से आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जो है रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ी जो 1100 से 1200 होती है। फिर उसके बाद हमने कैपेसिटीज़ करी, मतलब जो कई सारी वॉल्यूम्स को जोड़ के हम जो है कैपेसिटीज़ बनाते हैं। सबसे पहले हो गई IC हो गई, जिसमें TV और IRV जोड़ते हैं, और EC हो गई, उसमें TV और ERV हम जो है ऐड करते हैं, तब हमारे पास जो है EC आती है। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होगी FRC, जिसमें हम अगर ERV और RV को जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आएगी। फिर वाइटल कैपेसिटी, इसमें ERV IRV और TV ऐड करेंगे, और टोटल लंग कैपेसिटी में जब सारी ये जो ऐड कर, सारी नहीं, ERV TV और RV ऐड करेंगे,
तब हमें जो है मिल जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी है जो हमें मिल जाएगी। सारी डेफिनेशन हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी, सो आई आपको क्लियर होंगी। तो आगे देखते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब जो है ट्रांसपोर्टेशन पहले, फिर उसके बाद एक्सचेंज करना। पहले जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमने देखा था, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ये मान जो है पार्शियल प्रेशर जो है कंट्रीब्यूट करता है मेनली, जो है पार्शियल प्रेशर जो है कितना होगा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमने अलग अलग जो है प्रेशर्स पढ़े थे O2 में, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेओलाई में 104। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका कम होता है 40, जो है ऑब्वियसली कम होगा। टिश्यू वाली साइड पर 40 होता है उसका, ऑक्सीजनेटेड में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है 95। और CO2 का जो है, CO2 की हम बात करें तो उसमें एटमॉस्फेरिक में 0.3, एल्वेओलाई में 40 होता है। और एल्वेओलाई में 40 होता है, ऑब्वियसली कम होगा जो है 40 होता है। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें CO2 ज़्यादा होती है, 45 होगा। और जो मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह जो है 40 और 45 ही होता है, जो आपका CO2 का प्रेशर जो है 40 और 45 होता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका 40 होगा, टिश्यू वाली साइड पे 45 होगा, तो हर एक जगह 40 और 45 ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अलग अलग लेयर्स होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई, एल्वेलाई की, एंडोथेलियम हो गई, एल्वेलर कैपिलरीज की, बेसिक मेम्ब्रेन हो गई, ये सारी अलग अलग होती हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वेलाई एंड टिश्यूज अकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। PO2 को डिनोट करते हैं, CO2 को PCO2। पार्शियल प्रेशर पर जो है डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। देयर सॉल्युबिलिटी एज वेल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और क्या सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबल है ऑक्सीजन को, कितनी सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सॉल्युबल है, कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। थिकनेस भी देखेंगे, अगर मान लीजिए ज़्यादा मोटाई होगी मेम्ब्रेन की, ज़्यादा थिकनेस होगी तो हमारा डिफ्यूजन जो है नहीं हो पाएगा। हमें उसमें जो है काफ़ी थिननेस चाहिए, काफ़ी पतली चाहिए हमें उसके लिए जो है लेयर डिफ्यूजन करने के लिए। This factor in our body facilitate diffusion of O2 from alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to tissues। यही फैक्टर जो एनेबल करते हैं डिफ्यूजन करने के लिए ऑक्सीजन का जो है एल्वेलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का टिश्यूज़ में। यही जो फैक्टर जो है प्ले करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 अपोजिट डायरेक्शन दैट फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्वेलाई। के लिए जो है फेवरेबल होते हैं CO2 का डिफ्यूजन करना, अपोजिट डायरेक्शन में भी टिश्यू से एल्वेलाई। तो सारे फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं काफ़ी। तो उसके बाद हमने जो है पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 CO2 हमने जो है पढ़ा। इसमें हम O2 में हमने क्या पढ़ा, हमने जो O2 में पढ़ा सिग्मोइड कर्व हमें दिखने को मिलता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कि वाली आपके टिश्यू वाली जो आपकी एल्वेओलाई वाली साइड पे उस पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इसलिए वहाँ पे जो है हाइड्रोजन आइस भी कम होगी और pH मतलब ज़्यादा होगा। और जो आपका लोअर टेम्परे वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, काफ़ी टेम्परेचर कम होगा। और जबकि हम टिश्यू वाली साइड पे बात करें तो जो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। हाई टिश्यू वाली की बात करें तो हमारे पास जो है O2 का लेवल कम होगा, हाई नहीं कम होगा। CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन भी ज़्यादा होंगे। मैंने आपको बताया था क्यों होंगे, कैसे होंगे, रिएक्शन हमने पढ़ी थी। उसके बाद टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा। और जो हर एक ऑक्सीजन है वो जो है बाइंड करता है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन से लंग सर्फेस में आता है, फिर उसके बाद डिसोशिएट हो जाता है। हैवी 100 हमने लाइन पढ़ी थी कि हर 100 ml ब्लड में जो है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ब्लड डिलीवर करता है, 5 ml ऑक्सीजन जो है डिलीवर करता है टिश्यूज़ को, जो है नॉर्मल अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के थ्रू जो है करता है। उसके बाद हमने इसी तरह से जो है CO2 में पढ़ा था अलग अलग, जो है एल्वेओलाई में क्या है, टिश्यू में क्या, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। pH क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें इसी तरह से हमने CO2 में पढ़ी थी, अलग अलग रिएक्शंस पढ़ी थी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में O2 मिल जाता है और Hb मिल जाता है, O2 प्लस HB, HB मतलब हीमोग्लोबिन। ये जो कन्वर्टिव रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसे ये बनाएगा HbO2 बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस फॉर्म में जो है डिलीवर ट्रांसपोर्ट होता है। एल्वेओलाई की बात करें जहाँ पे PO2 हाई होता है, O2 गेट बाइंड टू हीमोग्लोबिन विच इज इजली डिसोसिएटेड एट द टिश्यू वेयर PO2 इज लो एंड PCO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है हाई होते हैं काफ़ी। यहाँ पे जो है डिसोसिएशन हो जाती है ऑक्सीजन रिवर्सिबल मैनर में, इसलिए हम कराते हैं ताकि डिसोशिएट वहाँ पे हो जाए और हमें O2 मिल जाए। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड है बाय कार्बोनेट की फॉर्म में, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है होता है नियरली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का, विद हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी वजह से जो है होता है, यही एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें, इस रिएक्शन में। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरियड बाय हीमोग्लोबिनस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जैसे वो जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में। इन टिश्यू वाली साइड पे बात करें जहाँ पे PCO2 कम ज़्यादा होता है, इट गेट बाउंड टू ब्लड से वो बाइंड कर जाएगा। एल्वेओलाई वाइल पे जब PCO2 कम होता है, PO2 इज हाई, इट गेट रिमूव फ्रॉम द ब्लड, वो ब्लड से जो है रिमूव हो जाता है। सारी रिएक्शन हमने अलग अलग पढ़ी थी।
उसके बाद हमने लास्ट सेकंड टॉपिक पढ़ा था जो कंट्रोल जो है रेस्पिरेशन, हमने अभी रिवाइज भी करा था स्टार्टिंग में। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिसऑर्डर्स पढ़े थे, सारी चीज़ें। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। तो मेडुला रीजन में जो है पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम, जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी पाया जाता है पोन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन। एंड कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला आप कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। जो कीमोसेंसिटिव एरिया भी काफ़ी जो है वो जो है कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है मेडुला वाले रीजन में, जो कि ऑल्टर करता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। जो है सारे मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलते हैं इसी तरह से, कितनी ज़्यादा O2 आनी है, CO2 जानी है, कम होनी है, कितना जो है 100 ml ऑफ ब्लड में नॉर्मली तो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो 5 ml डिलीवर करती है, लेकिन ज़्यादा कम भी हो सकती है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने रिवाइज ही करा, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे फिर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।